हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल उपेंद्र मैथ में। आज हम लेकर आए हैं सेट नंबर 2। यह आपके रेलवे के सभी एग्ज़ाम जैसे आपका एलपी हो, टेक्नीशियन हो, आरपीएफ कांस्टेबल हो, आरआरबी जेई हो, ग्रुप डी हो, सभी के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। यदि आप हमारे चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि हम जो भी वीडियो डालें उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच जाए। इसके अलावा यदि आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं और जीके की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़ के वहाँ पे प्लेलिस्ट में जाएं और वहाँ से आप अपने हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी के क्वेश्चन को कंप्लीट कर सकते हैं। तो आप हमारे साथ बने रहें। हम आपकी रेलवे के साइंस की संपूर्ण तैयारी कराएंगे। आपको पता है कि रेलवे में कम से कम जैसे आपका एलपी टेक्नीशियन हो गया, ग्रुप डी हो गया, इन सब में साइंस अधिक से अधिक पूछा जाता है। लगभग 20 से 25 नंबर का पूछा जाता है। तो आपको साइंस अच्छे से तैयार करना आवश्यक होता है और इसके लिए आपको पता है कि जब आपने एक बार थ्योरी कंप्लीट कर लिया उसके बाद प्रैक्टिस सेट और मॉक टेस्ट देना बहुत ज़रूरी होता है। तो हम आपके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं जिससे आपको दोनों कवर हो जाएंगे। एक तो प्रैक्टिस सेट भी हो जाएगा और उसके बाद आपको यह भी अंदाज़ा लग जाएगा कि किस प्रकार से एग्जाम प्रश्न पूछे जाते हैं, तो उसके हिसाब से अपना तैयारी भी अच्छे से कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी ऊष्मीय ऊर्जा की इकाई नहीं है? ऑप्शन ए है किलोवाट, बी है कैलोरी और सी है वाट और डी है जूल। तो याद रखिएगा, जो ऊष्मीय ऊर्जा की इकाई है वह कैलोरी है और जूल भी ऊष्मीय ऊर्जा की इकाई है और वाट सेकेंड भी ऊष्मीय ऊर्जा की इकाई है, लेकिन किलोवाट यह ऊष्मीय ऊर्जा की इकाई नहीं है। यानी कि ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। यह आपका विद्युत ऊर्जा की खपत की इकाई है, ठीक है, यानी कि विद्युत सामर्थ्य की इकाई है। इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न है रक्त का इनमें से कौन सा घटक प्रतिरक्षा को बढ़ावा देता है और कीटाणुओं से लड़ने में शरीर की मदद करता है? ऑप्शन आपके सामने हैं। ऑप्शन ए है लाल रक्त कणिकाएं, बी है श्वेत रक्त कणिकाएं और सी है रक्त प्लाज्मा, डी है रक्त प्लेटलेट। तो इसका जवाब दीजिए, इसका उत्तर क्या होगा? चलिए बताते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि श्वेत रक्त कणिकाएं कीटाणुओं से लड़ने में शरीर की मदद करता है। अब देख लेते हैं कि यहाँ से कौन कौन से सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए, इस टॉपिक से आपके सवाल बनते हैं जैसे कि पूछा जाता है कि आपका आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट में कौन सा घटक सबसे बड़ा है? तो याद रखिएगा, सबसे बड़ा होता है आपका डब्ल्यूबीसी, ठीक है, उसके बाद आरबीसी, उसके बाद आपका होता है प्लेटलेट। और यहाँ से एक सवाल और भी बनता है कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट में सबसे अधिक संख्या में कौन होता है? तो याद रखिएगा, सबसे अधिक संख्या में आपका होता है आरबीसी, ठीक है, और सबसे कम संख्या में होता है डब्ल्यूबीसी और उससे कम आपका होता है प्लेटलेट, ठीक है, यानी कि प्लेटलेट जो होता है वो डब्ल्यूबीसी से ज़्यादा होता है। तो इसे याद रखिएगा, ठीक है। यदि आपसे पूछे कि जो डब्ल्यूबीसी है उसका वैज्ञानिक नाम क्या है, तो याद रखिएगा ल्यूकोसाइट। क्या हो जाएगा? ल्यूकोसाइट, याद रखिएगा। उसके बाद आपका होता है आरबीसी। आरबीसी का पूछता है कि वैज्ञानिक नाम क्या है, इसका भी याद रखिएगा। तो आरबीसी क्या हो जाएगा, उसको याद रखिएगा एरिथ्रोसाइट, ठीक। क्या हो जाएगा आपका एरिथ्रोसाइट, ठीक है। यदि आपसे पूछे कि प्लेटलेट का वैज्ञानिक नाम क्या है तो उसे याद रखिएगा थ्रोम्बोसाइट। तो इन सभी पॉइंट को याद रखिएगा क्योंकि यहाँ से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। अब अगला सवाल है, एक डायोप्टर डैश के बराबर होता है? तो देख लेते हैं इसे। जो एक डायोप्टर होता है वह लेंस की क्षमता होता है, ठीक है। लेंस की क्षमता किस में मापा जाता है? डायोप्टर में। तो यह हो जाएगा आपका लेंस की क्षमता बराबर हो जाएगा 1/f।
और एफ आपका मीटर में होना चाहिए। ठीक है, तो इसका सूत्र क्या हो जाएगा, 1/f। इसका मात्रक क्या हो जाएगा, 1 प्रति मीटर, यानी कि प्रति मीटर इसका उत्तर हो जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। याद रखिएगा, प्रति मीटर। डायप्टर का जो मात्रक होता है प्रति मीटर होता है, क्योंकि जो डायप्टर होता है वह आपका फोकस दूरी का व्युत्क्रम होता है और फोकस दूरी हमेशा मीटर में मापते हैं। अगला प्रश्न है, पदार्थ के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन ए, पदार्थ के कणों के बीच कोई आकर्षण बल नहीं होता। तो क्या है, यह आपका गलत है, यानी कि गलत है, तो यहीं आपका क्या है, सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इसमें पूछा है कि पदार्थ के संदर्भ में निम्न से कौन सा कथन सही नहीं है, तो ऑप्शन ए है, पदार्थ के कणों के बीच में कोई आकर्षण बल नहीं होता। यह गलत, यानी कि यही उत्तर आपका सही हो जाएगा, क्योंकि पदार्थ के कणों के बीच में आकर्षण बल होता है। ठीक है, ठोस में सबसे ज़्यादा होता है, उससे कम आपका हो जाता है द्रव में, और सबसे कम गैस में होता है, इसे याद रखिएगा। उसके बाद है बी है, पदार्थ के कणों द्रव और अणुओं में वायुओं में सतत स्थानांतरित होते हैं, यह भी सही है। पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है, यह भी सही है। और पदार्थ के कणों के बीच अंतर होता है, यह भी ठीक है। ठीक है, क्योंकि जो पदार्थ के कण हैं वह ठोस में सबसे पास पास होते हैं, अधिक पास पास होते हैं, उसके बाद उससे दूर गैस में होते हैं, और उससे दूर आपका द्रव में होते हैं, और सबसे दूर आपका गैस में होते हैं। यानी कि द्रव के अणु जो होते हैं, जो कण होते हैं, वह बहुत दूर दूर होते हैं। ठीक है, इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा वसा के पाइशीकरण में शामिल होता है। ऑप्शन आपके सामने है। ए, अमाशय। बी आपका हो जाएगा अग्नाशय। सी हो जाएगा प्लीहा, और डी हो जाएगा यकृत। तो इस प्रश्न का उत्तर रहेगा आपका ऑप्शन डी, यकृत आपका वसा के पाइशीकरण में शामिल होता है, क्योंकि यकृत से पित्तरस स्रावित होता है और वह गॉल ब्लैडर यानी कि पित्ताशय में जाके एकत्रित होता है। तो पित्तरस ही क्या करता है, वसा का पाइशीकरण करता है, जिससे कि भोजन का पाचन आसानी से हो सके। ठीक है, अग्नाशय आपका जो है सबसे बड़ी अंतःस्रावी और बहिःस्रावी ग्रंथि है, इसे याद रखिएगा। और अमाशय में क्या होता है, अमाशय में भी भोजन का पाचन होता है, और अमाशय में भोजन का जो पाचन होता है वह आपका प्रोटीन का पाचन अमाशय से शुरू हो जाता है, इसे भी याद रखिएगा। और ब्लड बैंक किसे कहते हैं, तो स्प्लीन को हम ब्लड बैंक कहते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस उपकरण का उपयोग वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किया जाता है। ऑप्शन है ए, ओडोमीटर। बी, थर्मोमीटर। सी, टेट्रामीटर, और डी, बैरोमीटर। यह प्रश्न आपका आरआरबी एनटीपीसी 2022 में पूछा गया और सेकेंड स्टेज में है, शिफ्ट पहला। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि बैरोमीटर से हम वायुमंडल की दाब को मापते हैं। ठीक है, ओडोमीटर से वाहन द्वारा चली गई दूरी को मापते हैं, थर्मामीटर से शरीर का तापमान मापते हैं, इसे भी याद रखिएगा। और भी हम बता देते हैं, जैसे ही होता है आपका हाईग्रोमीटर। हाईग्रोमीटर से हम वायुमंडल की आर्द्रता मापते हैं, इसे याद रखिएगा। उसके बाद होता है हाइड्रोमीटर। इसे ड्रो कहते हैं, इसे हाइग्रो कहते हैं, इसे ड्रो कहते हैं। हाइड्रोमीटर इसे याद रखिएगा, क्योंकि इन दोनों में कन्फ्यूजन ज़्यादा होता है। और हाइड्रोमीटर से, हाइड्रो का मतलब होता है जल, द्रव, तो हम हाइड्रोमीटर से द्रव की अपेक्षित घनत्व मापते हैं, इसे भी याद रखिएगा। ठीक है, क्योंकि इन दोनों से प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से किस जीव में 3 कोष्ठी हृदय होता है। ऑप्शन ए है मछली, बी है पक्षी,
सी है मेढक और डी है मनुष्य। तो याद रखिएगा, जो 3 कोष्ठी जीव होते हैं उसे हम मेढक कहते हैं, यानी कि उभयचर जो होते हैं वो उनके पास 3 कोष्ठी हृदय होता है, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। लेकिन इसमें एक अपवाद है, जैसे कि घड़ियाल के पास 4 कोष्ठी हृदय होता है, इसे याद रखिएगा। ठीक है, मछली में 2 कोष्ठी होता है हृदय, पक्षी में 4 चैम्बर होते हैं और मनुष्य में भी 4 चैम्बर होते हैं। ठीक है, इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें केवल परिमाण और दिशा नहीं होता है, यानी कि केवल परिमाण होता है लेकिन दिशा नहीं होता है। ऑप्शन ए है आपका संवेग, बी है विस्थापन, सी है कार्य और डी है बल। तो हम देख लेते हैं। ऑप्शन ए संवेग, संवेग में परिमाण और दिशा दोनों होता है, विस्थापन में भी परिमाण और दिशा दोनों होता है, और उसके बाद आपका है बल में भी परिमाण और दिशा दोनों होता है। बचता है आपका सी, यानी कार्य में केवल परिमाण होता है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। कार्य करने के लिए जरूरी नहीं है कि हम उत्तर दिशा में कार्य करें कि पश्चिम दिशा में कार्य कहीं से कर सकते हैं, लेकिन बल के लिए दिशा आवश्यकता है कि हम किस दिशा में बल लगा रहे हैं, उत्तर दिशा में लगा रहे हैं, दक्षिण दिशा में लगा रहे हैं। ठीक है, जैसे आपका ये पिंड हो गया, पिंड पर आप ये फोर्स लगा रहे हैं, तो ये आपका हो गया डायरेक्शन, तो किस दिशा में लग रहा है। जब इधर से फोर्स लगा रहे हैं तो किस दिशा में लग रहा है, ये आपका पूर्व दिशा में लग रहा है। ठीक है, जब नीचे से लगाएंगे तो किस दिशा में लगेगा, उत्तर दिशा में लगेगा। ठीक है, तो फोर्स में डायरेक्शन और परिमाण दोनों होता है। विस्थापन भी होता है कि विस्थापन क्या होता है, बिंदु ए और बिंदु बी के बीच में न्यूनतम दूरी, या किसी दिशा में मापते हैं तो किसी अगर दिशा के साथ मापते हैं तो हम उसे विस्थापन कहते हैं, लेकिन दिशा नहीं रहेगा तो हम उसे दूरी कह देंगे। संवेग भी होता है, इसमें परिमाण और दिशा की दोनों की आवश्यकता होती है। संवेग का मात्रक देख लेते हैं कि ग्राम मीटर प्रति सेकेंड होता है, इसे याद रखिएगा। विस्थापन का मात्रक मीटर होता है और बल का मात्रक न्यूटन होता है, इसे भी याद रखिएगा। कार्य का मात्रक जूल होता है। अगला प्रश्न है, निम्न तत्वों में अर्धधातुओं के सही युग्म का चयन कीजिए। ऑप्शन ए है आपका सल्फर और फास्फोरस, बी है हाइड्रोजन और हीलियम, सी है कार्बन और नाइट्रोजन, डी है सिलिकॉन और जर्मेनियम। तो अर्धधातु यानी कि इनका गुण जो होता है वह धातु और अधातु के बीच में होता है, तो वह कौन सा होगा, ऑप्शन डी, यानी कि सिलिकॉन और जर्मेनियम जो होते हैं ये अर्धधातु हैं। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। सल्फर और फास्फोरस ये आपका अधातु हैं, हाइड्रोजन और हीलियम अधातु हैं, कार्बन और नाइट्रोजन भी अधातु हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, डैश के प्राणी अगतिशील होते हैं। ऑप्शन ए पोरीफेरा, बी स्लिंट्रेट, सी प्लेटीहेलमिन्थेस और डी नेमेटोडा। तो इसे देख लेते हैं। यानी कि देखिए, जो स्लिंट्रेट होता है यह भी गतिशील होता है, प्लेटीहेलमिन्थेस जो होता है यह भी गतिशील होता है क्योंकि यह चपटे कृमि आते हैं। उसके बाद नेमेटोड भी होता है, यह भी गतिशील होता है, लेकिन पोरीफेरा जो होता है यह गतिशील नहीं होता है, यह एक सतह से चिपका रहता है और इसके शरीर में जो होता है ना पोर्स यानी कि छिद्र पाए जाते हैं, यानी कि पोरीफेरा जो प्राणी हैं वह अगतिशील होते हैं। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 20 न्यूटन का एक बल एक वस्तु को 2 मीटर विस्थापित कर देता है और 20 जूल कार्य करता है, तो बल और विस्थापन के बीच में आपको कोण निकालना है। इसका फार्मूला होता है W बराबर F(s) cos थीटा। W का मान दिया है 20 जूल, ठीक, F का मान दिया है 20 न्यूटन, S का मान दिया है 2, cos थीटा निकालना है। 20 से 20 कट जाएगा, यानी कि आपका cos थीटा हो जाएगा 1/2, और cos थीटा 1/2 कब होता है, वह cos 60 डिग्री के बराबर होता है, cos 60 डिग्री।
यानी कि थीटा कॉस से कॉस कट जाएगा, थीटा बराबर आपका आ जाएगा 60 डिग्री, यानी कि इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, अधातुओं के संबंध में दिए गए कथनों में से कौन सा सत्य है? ऑप्शन ए है, देख लेते हैं, अधातुएं प्रकृति में विद्युत ऋणात्मक होती हैं और इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर बंध बनाती हैं। तो ए ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, जो भी अधातुएं हैं वह विद्युत ऋणात्मक होती हैं। जैसे कि आपको हो गया क्लोरीन, क्लोरीन पर कितना चार्ज होता है? क्लोरीन -1 चार्ज रखता है, फ्लोरीन -1 चार्ज रखता है। तो ये सब क्या है? विद्युत ऋणात्मक होते हैं और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके बंध बनाती हैं। ठीक है, उसके बाद दूसरा देख लेते हैं, ऑप्शन बी, जो धातुएं होती हैं, अधातुएं प्रकृति में विद्युत ऋणात्मक होती हैं और इलेक्ट्रॉन त्याग करके बंध बनाती हैं, गलत है। इसका उत्तर आपका ऑप्शन ए ही सही है। और जो धातुएं होती है विद्युत घनात्मक होती हैं, वो इलेक्ट्रॉन त्याग करते हैं। ठीक है, इसे भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, डैश एक सतह की घटना है। ऑप्शन है आपके सामने, ऑप्शन ए स्वेद, बी क्वथन, सी वाष्पीकरण और डी है उत्सादन। तो देखिए, सतह की जो घटना होती है वह आपकी वाष्पीकरण होती है। जैसे कोई आप बीकर में जल रख लीजिए, ठीक है, तो यह धीरे धीरे क्या होता है, ऊपर से वाष्पीकरण होने लगता है, जल की ऊपरी सतह से वाष्पीकरण चालू हो जाता है। तो वाष्पीकरण एक सतही घटना है। ठीक है, अगला प्रश्न है, द्विपद नाम पद्धति को किसने प्रस्तुत किया था? ऑप्शन ए क्लाउड लुई बर्थोले, बी जॉन डाल्टन, सी है दिमित्री मेंडलीव और डी है कार्लोस लिनियस। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि कार्लोस लिनियस ने द्विनाम पद्धति दिया था। ठीक है, इसे याद रखिएगा। जॉन डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत दिया था और मेंडलीव ने दिया था तत्वों का वर्गीकरण, किसके आधार पे? परमाणु द्रव्यमान के आधार पे। ठीक है, इसे भी याद रखिएगा, एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि मेंडलीव ने किस आधार पर तत्वों का वर्गीकरण किया था, परमाणु द्रव्यमान के आधार पे या परमाणु क्रमांक के आधार पे। याद रखिएगा, जो मेंडलीव हैं उन्होंने परमाणु द्रव्यमान के आधार पे तत्वों का वर्गीकरण किया था। अगला प्रश्न है, शक्ति को किस रूप में व्याख्यायित किया जाता है? ऑप्शन ए है ऊर्जा स्थानांतरण में किया गया कार्य, बी है भार बढ़ाने के लिए आरोपित बल, सी है कार्य करने की दर या ऊर्जा स्थानांतरण की दर। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि शक्ति को हम कार्य करने की दर के रूप में परिभाषित कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी जीवधारियों के वर्गीकरण की मूल इकाई है? ऑप्शन ए वंश, बी गण, सी जाति और डी है कुल। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि जो मूल इकाई है वह जाति है। जाति के मिलाने के बाद क्या बनता है? आपका वंश बनता है, और वंश के मिलाने के बाद बनता है आपका कुल, और उसके बाद आपका बनता है गण। तो इसे भी याद रखिए, क्रम पूछा जाता है, पहले आता है आपका जाति, फिर वंश, फिर कुल, उसके बाद गण। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि जाति मूल इकाई है। सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा? सबसे बड़ा गण हो जाएगा, इसे भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, हाइड्रोक्साइड आयनों की उच्च सांद्रता वाले विलयन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन ए है विलयन उच्च पीएच मान वाला क्षारकीय विलयन है। तो याद रखिएगा, जब भी OH- की सांद्रता बढ़ेगी तो विलयन का पीएच मान क्या होगा? ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, और जब हाइड्रोजन आयन की सांद्रता बढ़ेगी तो पीएच मान क्या होगा? पीएच मान कम हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे पूछा है कि उच्च सांद्रता वाले विलयन
हाइड्रोक्साइड आयन की उच्च सांद्रता है, यानी कि विलयन उच्च पीएच मान वाला होगा और क्षारकीय होगा। जब विलयन का पीएच मान अधिक होता है तो विलयन कैसा होता है, वह विलयन क्षारीय होता है। अब जब कम होता है तो विलयन अम्लीय होता है। ठीक है, तो वह कैसा विलयन हो जाएगा, क्षारकीय हो जाएगा और उसका पीएच मान सबसे ज़्यादा हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, जो विलयन का पीएच स्केल होता है वह 1 से लेकर 14 तक होता है और बीच में 7 होता है। जो 7 होता है जिसका पीएच मान वह उदासीन होता है, और जो सबसे कम होता है वह अम्लीय होता है, जो सबसे ज़्यादा होता है वह क्षारीय होता है। यानी कि जब 7 से ज़्यादा होगा तो क्षारीय विलयन कहलाएगा, 7 से कम होगा तो वह आपका अम्लीय विलयन कहलाएगा। इसे भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, बल समीकरण में F बराबर होता है, तो F बराबर होता है F बराबर ma, यानी कि इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, या इसे याद रखिएगा। तो देखिए एग्जाम में प्रश्न कुछ आसान आएंगे, कुछ कठिन आएंगे, तो सभी को साथ में कवर करना है और सभी को अच्छे से कवर करके चलना है। अगला प्रश्न है, पुरुष शुक्राणु में गुणसूत्रों की संख्या है, इसे याद रखिएगा। पुरुष शुक्राणु में गुणसूत्रों की संख्या 23 होती है। ठीक है, तो आपको अंदाज लग रहा होगा किस प्रकार से एग्जाम प्रश्न पूछे जाते हैं, कहाँ से किस टॉपिक से प्रश्न आ रहे हैं, तो कौन कौन सा टॉपिक आपका छूटा है उसे कवर कर लीजिए। ठीक है, अगला प्रश्न है, फ्लोरीन में डैश कार्बन परमाणु होते हैं, ऑप्शन ए 48, बी 60, सी 4 और डी 32। तो याद रखिएगा फ्लोरीन में कार्बन के 60 परमाणु होते हैं। अब फ्लोरीन क्या है, या कार्बन के अपरूप है। कार्बन से कई सवाल बनते हैं कि कार्बन के अपरूप से भी कई सवाल बनते हैं। कार्बन के 3 अपरूप है, पहला है फ्लोरीन, उसके बाद होगा ग्रेफाइट, उसके बाद होता है आपका होता है हीरा। ठीक है, इसमें भी पूछा जाता है कि ग्रेफाइट, हीरा, फ्लोरीन में कौन चालक है। तो याद रखिएगा ग्रेफाइट विद्युत का चालक है, बाकी सुचालक है। ठीक है, इसे भी याद रखिएगा। ग्रेफाइट सबसे कठोर पदार्थ है, यह भी याद रखिएगा, क्योंकि इस टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते हैं। कार्बन से जब प्रश्न पूछा जाता है तो इन्हीं सबसे पूछा जाता है। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि फ्लोरीन में कार्बन के 60 परमाणु पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, पानी के 5 अणुओं का द्रव्यमान क्या है। ठीक है, पानी का जो अणु होता है उसका सूत्र होता है H2O, और एक अणु में हाइड्रोजन के कितना द्रव्यमान हो गया, 1 × 2 प्लस इसका हो गया ऑक्सीजन का 16, तो 16 × 2 18 हो गया। तो हाँ, जल के एक अणु में 18 यूनिट होता है, तो 5 अणुओं में 5 से गुणा कर देंगे तो 18 × 5 = 90, यानी कि 90 यूनिट आ जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर आ जाएगा ऑप्शन बी, 90 यूनिट। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यदि किसी प्रकार से आपको क्वेश्चन में डाउट है तो आप कमेंट करें। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।